गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमारा डाउट सेशन था, हमने कुछ डाउट भी ठीक किए हैं। आप लोगों ने क्वेश्चंस बनाए, प्रॉब्लम्स को सोल्व किया, उसके बाद में कुछ बच्चे लोग को परेशानी हुई, उन लोगों ने ग्रुप में मैसेज किया। इस बात की बहुत खुशी है कि बच्चे एक्टिव है, उनके तरफ से रिस्पांस आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सारे बच्चे का रिस्पांस नहीं है। हम लोग यहाँ जिसके लिए मेहनत कर रहा है लॉकडाउन में, वो जो एथिक क्रिएट होना चाहिए था वो क्रिएट हो नहीं पा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है, आप क्यों एक्टिव नहीं है स्कूल के इस ग्रुप में, ये आपको पता होगा। जो बच्चे एक्टिव है उनको थैंक यू, और जो एक्टिव नहीं है यू आर किकिंग योर ऑन फीट। मैं इतना ही कर सकता हूँ बस, क्योंकि आप घर पे क्या करते हैं नहीं करते हैं हम घर पर आकर देखने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं तो खुद के लिए, अगर आप नहीं पढ़ रहे तो वो भी खुद के लिए। आप किसी का अच्छा या बुरा अपने मेहनत के थ्रू कर नहीं सकते, लेकिन एज ए टीचर ऐसा जब अपने आंखों के सामने देखते हैं कि ग्रुप में डाउट सेशन हुआ जिसमें मात्र 4 या 5 बच्ची ने पार्टिसिपेट किया, उसके अलावा किसी का कोई भी प्रेजेंटेशन था ही नहीं, उसको ये एहसास ही नहीं है कि ग्रुप में कुछ हो रहा है, डाउट पूछना है। हाँ, बी पॉजिटिव, एक चीज हो सकता है कि उसको सारा चैप्टर सोल्व हो गया, किसी को कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन ये अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस हमने किया है उसके बेसिस पर एक ही चीज कह सकते हैं ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लास का 2-3 बच्चे को छोड़कर सभी के सभी लोग ने सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो आप क्या कर रहे हैं वो खुद पर अपने लिए कर रहे हैं, एज ए टीचर हम तो अपना काम करेंगे। ठीक है, कोई नहीं। इन्फ्लुएंस टीचर करते हैं कि अपने तरीके से बच्चे को उस फ्रेम में मोल्ड करें, लेकिन ये इन्फ्लुएंस हो नहीं पा रहा। अब ये इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है ये तो आपको पता, फिर चाहे वो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो, एज ए यंगस्टर्स आपके इन्वॉल्वमेंट और जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उसका इन्फ्लुएंस हो, इन्फ्लुएंस कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, हमको क्या है, हम तो पढ़ा कर चले जाएंगे भाई, प्रॉब्लम तुमको हो जाएगा ना। इसलिए जब तक है लॉकडाउन है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घर पे बैठो पढ़ो। लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि तुम लोग ग्रुप में ऐड हो करके टीचर पर एहसान कर रहे हो। कोई नहीं, देखिए हमने कल डाउट सेशन रखा जिसमें बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो था रिवीजन चैप्टर से काफी क्वेश्चन अराइज हुआ है। क्वेश्चन उठाने से पहले एक बात आप लोगों को बता दिया जाए कि आपके बुक में आंसर बहुत ज्यादा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, बहुत को हद तक कोशिश किया है कि क्वेश्चंस को दोबारा फ्रेम किया जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 37 आंसर गलत है बहुत सारा आपके बुक में। ठीक है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। जैसे देखिए पहला रिवीजन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास, इसमें क्या बोला ना, ए गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर वाइड। मान लेते हैं कोई मेरा गार्डन है, ये इसका लेंथ दिया हुआ आपको 90 मीटर। ठीक है, और इसका जो ये ब्रेड्थ है ना वो है 70 मीटर। ठीक है, फिर क्या बोला ना, यस इट हैज एन इनसाइड पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2 मीटर ऑल अराउंड इट। बोला क्या कि इस फील्ड के अंदर में चारों तरफ ना 2 मीटर का एक पाथ बना हुआ है। ये देखो ऐसे, ये चारों तरफ बना हुआ है 2 मीटर का पाथ। चारों तरफ मतलब इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। इसका विड्थ क्या है 2, इसका भी विड्थ 2, यहाँ भी 2, ये भी 2, यहाँ भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, मतलब ये सारे का जो विड्थ है ना वो 2 मीटर का। तो आपसे ये पूछा ना कि आप पहले ये बताइए
फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। आपसे बोला कि ये जो एरिया है ना पाथ का, उसका आप एरिया निकालिए और साथ में इस पे चलने का कॉस्ट, और कॉस्ट कितना बोला है किसके हिसाब से 1.45 रुपये पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे 1.45 रुपया। तो जितना एरिया उसके अनुसार से कितना पैसा लगेगा चलने का, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए ना कि आप पाथ का एरिया निकालिए। पाथ का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखो मान लेते हैं सबसे पहले ऊपर का एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल बनाना बड़ा वाला। अच्छा, इसका लेंथ कितना है 90 और इसका ब्रेथ कितना होगा 2, क्योंकि 2 ही मीटर चौड़ा पाथ है ना। तो ऊपर वाले जो लंबा वाला पाथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका एरिया क्या होगा 9 2 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बन गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, उसी के हिसाब से ये नीचे वाले इसका देखो एरिया क्या होगा, यहाँ भी तो एक रेक्टेंगल बन रहा है ना रेक्टेंगल, इसका लेंथ क्या है 90 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगुलर का सामने का साइड इक्वल होता है, पता है ना, रेक्टेंगल का सामने का साइड इक्वल होता है। ये 90 तो ये भी हमारा 90 और इसका विड्थ कितना है 2, आपसे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 90 2 180, मतलब इसका भी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 180 मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर 180 मीटर स्क्वायर। अब देखो अब हमारे पास बच गया इतना। एक बात बताओ, ये पूरे ऊपर से लेके नीचे तक का हाइट कितना है 70, तो 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक हम ले चुके हैं ना ऑलरेडी। 2 मीटर तो इसमें काउंट हो गया ना, और 2 मीटर ऊपर भी काउंट हो गया। देखो ये वाला मतलब 2 मीटर नीचे भी या 2 मीटर ऊपर भी काउंट हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बीच में कितना बच गया, ये कितना बच गया, ये है 70 माइनस 2 प्लस 2 4, तो ये बच गया 70 माइनस 4 इक्वल टू 66 मीटर। ये हमारा हाइट कितना हो गया छोटा वाला रेक्टेंगल का 66 मीटर। अब देखो 66 टू जा क्यों 66, इसका एरिया तो निकालोगे छोटे वाले रेक्टेंगल का, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हमारा कितना है 66 मीटर, ठीक है। तो 66 और इनटू ब्रेथ हमारा कितना है वही 2 मीटर, इसको 132 हो गया 132 मीटर स्क्वायर। देखो बार बार इसको L इंटू बी इज इक्वल टू 90 ब्रेथ इज इक्वल टू 2, ये बार बार लिखने से अच्छा है कि आप मेरी बात को गौर से सुनिए और ये देखते चलिए। ये ऊपर का है, ये नीचे वाला, ये इधर का। अब देखो सेम चीज सामने है, इधर भी क्या हुआ, ये टोटल लंबाई था 70, नीचे हम लोग 2 मीटर काउंट कर चुके हैं ना, जब हमने इसका एरिया निकाला था तो 2 मीटर हम ऑलरेडी काउंट हो गया ना इसमें, तो 2 मीटर यहाँ घटेगा और 2 मीटर ऊपर भी घटेगा, तो 4 मीटर टोटल घट जाएगा ना बीच वाला निकालने के लिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट निकला वो कितना निकला 66, क्योंकि 2 प्लस 2 4, ये 4 मीटर जो है वो 70 से घट जाएगा, ठीक है। तो बीच का निकल गया 66। अब ये हाइट लंबाई 66 है और इसका ब्रेथ है 2, आपसे बोला गया ना कि 2 मीटर चौड़ाई का यूनिफॉर्म पाथ है इनसाइड इनफिनिटी के चारों तरफ। तो 66 इंटू 2 फिर 132 आ गया, स्क्वायर कर दोगे 624 मीटर स्क्वायर तुम्हारा आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर यहाँ तक बुक में दिया। इसके बाद आपसे बोला ना कि आप इस पे चलने का पाथ कास्ट मतलब ये किराया निकालिए, और किराया क्या बोला कि 1 मीटर स्क्वायर चलने पर हमको किराया कितना लगता है 1 रुपया 45 पैसा। कितना 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगा 1 रुपया 45 पैसा, इतना ही लगा ना। 1 मीटर स्क्वायर पे 1 रुपया 45 पैसा लग रहा है, तो 624 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, तो 1.45 इंटू 624 बाई इसको ऊपर करोगे तो नीचे 100, इसको काटोगे तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। इसको काटोगे, इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि बुक में तुम्हारा आंसर गलत है। गलत आंसर इसलिए ना क्योंकि देखो क्वेश्चन में पता है क्या लिख दिया, क्वेश्चन में ये लिख दिया ना कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग द पाथ एट रेस 1.45 रुपीज पर मीटर, 1 रुपया 45 पैसा पर मीटर। और तुम्हारे बुक में जो आंसर दिया ना 780, बच्चे लोग का डाउट था, इसमें से किसी बच्चे ने पूछा था कि सर ये तो आंसर यहाँ आ रहा है, ये आंसर नहीं आ रहा, 780 आंसर नहीं आ रहा है। 780 आंसर इसलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि बुक जो पाथ के चलने का कॉस्ट कैलकुलेट जिस बेसिस पे किया ना, वो पैसा 1 रुपया 45 पैसा नहीं 1 रुपया 25 पैसा के हिसाब से कैलकुलेट किया है।
फिर से सुनना, तुम्हारे बुक में क्या लिखा कि आप पाथ पे चलने का किराया बताइए। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर चलते हैं तो हमको 1 रुपया 45 पैसा लगता है। तो 624 मीटर स्क्वायर चलने के लिए 624 इंटू इतना कर देते हैं, लेकिन नहीं, बुक में तुम्हारा आंसर इसके बेसिस पे नहीं 1.25 के बेसिस पर दिया है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमको कैसे पता कि 1.25 पे दिया है? देखो कैसे पता। अगर मान लेते हैं बुक का आंसर 780 दिया, कितना दिया? 780 दिया। तो अगर ये टोटल किराया है ना मेरे पास, ये टोटल रुपये है ना कि पूरा ये जो यहाँ पे पूरा पाथ जो है जो 624 मीटर स्क्वायर जो मेरा एरिया है पाथ का, इस पे चलने का किराया है ना इतना। तो अगर हम इससे किराया का डिवाइड कर दें, जैसे मान लो कि हम पुल पर से गए खंडक पर तक, ठीक है, पुल पर से गए खंडक पर तक, मान लेते हैं 2 किलोमीटर पड़ा और हमसे पैसा कितना लिया? मान लेते हैं मेरे पास से पैसा लिया टोटल 20 रुपया। फिर से सुनो, मान लो हम पुल पर से खंडक पर तक गए और मेरा जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो मान लो 2 किलोमीटर ट्रैवल किए, ठीक है। अब हम कितना किराया पे किए? 20 रुपया। तो अगर हमको डिवाइड करना होगा टोटल, अगर हम 20 रुपया से हम ये 2 को डिवाइड कर देंगे तो 1 किलोमीटर का नहीं निकलेगा कि मेरा पर किलोमीटर का किराया कितना है? 10 रुपया। 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 2 किलोमीटर चलने का 20 रुपया हुआ। ये बात समझ में आया? हम पुल पर से खंडक पर तक गए तो हम 2 किलोमीटर सफर किए और हमसे जो किराया लगा ना ऑटो का किराया वो 20 रुपया लगा। तो अगर हमको 1 मीटर का निकालना हो, सॉरी 1 किलोमीटर का, तो क्या करेंगे? टोटल पैसा से डिस्टेंस को भाग देंगे। टोटल पैसे से डिस्टेंस को भाग दिए तो निकल गया मेरा 1 किलोमीटर का किराया। सेम चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये टोटल किराया मेरे से लिया ना 780 रुपया, और ये कितना है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किए 2 किलोमीटर जो डिवाइड किए थे। टोटल डिस्टेंस अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से 145 आना चाहिए था ना, नहीं आएगा, आएगा 1.25। इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि क्वेश्चन तुम्हारा इस बेसिस पे बनाना है। तो तुम अपने बुक में काम करो यार कि जो 1.45 है ना उसको आप यहाँ से काटिए और उसकी जगह लिख दीजिए 1.25। आंसर आपका आ जाएगा, इसके बाद शुरू हो जाएगा। क्या करना है? आपके बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना 1.45 पर मीटर स्क्वायर, उसको 1.45 को काट दीजिए और 1.25 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट बचे डाउट पूछा वो है डिवीजन का, मतलब चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, ध्यान से देखो। यहाँ बोला ना कि साइंटिफिक एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को एक्सप्रेस कीजिए। पहला नंबर क्या लिखा? एक बात बताओ, पहले साइंटिफिक नोटेशन है क्या, पहले ये समझ लो ना। क्वेश्चन आने से पहले साइंटिफिक नोटेशन मींस होता है ना कि आप उसको पावर में बताइए। जैसे होता है कि 3 × 10⁸, 3 × 10⁷, 3 × 10⁻⁻8, ये सब साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, इस तरह का जो लिखते हैं ना वो होता है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि 5 करोड़, पहला लिखा क्या कि 5 करोड़, 5 करोड़ को आप शो कीजिए साइंटिफिक नोटेशन में। तो पहले 5 करोड़ लिखो। 1 करोड़ पे कितना जीरो? 1 2 कितना जीरो ना, 1 करोड़ में कितना जीरो होता है? 7 जीरो। ठीक है, तो इसमें पता है क्या करते हैं? सबसे पहले आप डिजिट को बाहर निकालिए, जो डिजिट है ना उसको बाहर निकालिए। 5 डिजिट है तो 5 को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 10 से, यहाँ देखो कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है ना, तो कुछ नहीं 10⁻7 लिख दीजिए डायरेक्ट आंसर। जितना जीरो उतना ऊपर पावर चढ़ा दीजिए। इसको वापस जब आप सोल्व करेंगे ना तो इतना ही आ जाते हो। कैसे? 5 × 10⁻7 लिख सकते हैं। 10 × 10 × 10 × 10 × 10, 1 2 3 4 5 7 बार लिख सकते हैं ना इसको। 7 बार लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? ये
ऐसा कुछ आएगा 5 इंटू 1 करो इक्वल टू 5 करो, सेम आ गया ना। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लाइन पहले डिजिट को बाहर निकालो, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर जितना जीरो है उतना पावर चढ़ा दो। ठीक है, तब आंसर क्या आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर 7। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखो, एक क्वेश्चन और है, ले लेते हैं इसका भी। देखो क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है, 16 करोड़। 16 करोड़ में एक चीज ध्यान देना कि यहाँ 2 डिजिट है, ठीक है ना। 16 में 2 चीजें, यहाँ 10 भी है और प्लस 6 भी है, 2 चीजें यहाँ पर, एक बार ध्यान रखिएगा। चलिए 16 करोड़, तो लिखो 16 करोड़। अब इसको डैश में कैसे, ये 3 2 2, ये समझ में आ गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितना जीरो है, 7 जीरो, लेकिन हमारे पास डिजिट 2 है ना, तो इस यहाँ क्या लिखेंगे 16 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 7 नहीं, 10 टू द पावर 8, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 डिजिट है। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन, बस आई होप कि आपको अगर ये समझ में आ गया होगा ना, तो ये बन जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में ये आपसे ये कहा ना कि 5 men एंड 9 women, ये बीच में एंड तो होना ही नहीं चाहिए पहली बात। अगर एंड की जगह पे आप और करके बनाते हैं तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। हमने क्या बोला, गौर से ये सुनिए। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या कहा, इफ 5 men एंड 9 women, क्या बोला 5 men एंड 9 women, यहाँ एंड तो पहले आएगा ही नहीं होगा एंड बीच में। अगर एंड की जगह पे हमने ट्राई किया है, एंड की जगह पे अगर और आप और प्रोडक्ट करके बनाइएगा ना कि 5 men और 9 women, तो भी आपका बुक से आंसर बिल्कुल डिफरेंस है। ठीक है, तो आप स्किप कर दीजिए, क्वेश्चन ही थोड़ा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, ये भी हमारे पास रिवीजन का ही है। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास, 48। ये देखो क्वेश्चन आपसे ये कहा ना कि ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 8। मान लेते हैं कोई 2 डिजिट है, ये डिजिट 1 और 2 डिजिट, 2 डिजिट का कोई नंबर कुछ भी हो सकता है, 16 17 19 25 92, कुछ भी हो सकता है। 2 डिजिट का नंबर है जिसको हम जब ऐड कर देते हैं ना तब वो 8 बन जाता है। कितना बन जाता है, 8। नंबर के नाम को नहीं पता। इफ 36 इज एडेड टू दैट नंबर, अगर वो नंबर में हम 36 जोड़ देते हैं ना तो क्या बन जाता है, ये वाला यहाँ चला जाता है और ये वाला यहाँ चला जाता है। तो नंबर क्या है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये बोला ना कि मान लेते हैं कोई 2 नंबर है एक्स वाई, मान लेते हैं नंबर एक्स वाई है, तो एक्स वाई को जब जोड़ते हैं ना तो 8 आता है। कितना आता है, 8। और जब हम एक्स वाई नंबर में से 36 को ऐड कर देते हैं तो वाई जो है ना वो 10th पर चला जाता है और एक्स जो है वो 1 वाला जगह पे आ जाता है। इंटरचेंज कर जाता है, डिजिट इंटरचेंज करता है, मतलब पहले एक्स वाई था अब वाई एक्स है, एक्स वाई वाई एक्स कहने से मतलब मान लो नंबर मेरा 62 है, ठीक है, तो नंबर 26 हो जाता है। मान लो 26 तो नंबर हो जाता है 62। इसको बनाने का 2 तरीका है। एक होता है कि आप क्वेश्चन को ना डायरेक्ट सोल्व कर दीजिएगा, सोल्व करने का एक्स वाई करने की जरूरत ही नहीं है, वो हम बात करेंगे आगे। पहले जरा बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लें इसका। देखो मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स वाई, मान लेते हैं पहला मेरे पास एक्स वाई है तो लिख सकते हैं ना इसको एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन मान लो। यही ना आपसे बोला कि 2 नंबर को ऐड कर दिए तो 8 बन गया। ठीक है, अच्छा, और जब नंबर में हम 36 जोड़ते हैं, एक बात बताओ, नंबर अगर एक्स वाई है, जैसे मेरे पास, जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए हमने लिखा 26, तो 26 को 2 और 6 थोड़ी लिखेंगे, 20 प्लस 6 लिखते हैं ना। इस समझ में आया, 26 में 2 6 नहीं है, 20 प्लस 6 है, ये समझ में आ गया। उसी तरह से अगर एक्स वाई को नंबर होगा तो 10x प्लस वाई होगा ना, क्योंकि y तो हमारा 1s प्लेस पर है और x जो है वो 10s प्लेस पर है।
तो टेंस प्लेस पर तो 10 इंटू होगा ना भाई इसमें, ठीक है। अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो यही डिजिट ना मेरे पास है 10x प्लस वाई, और इसमें जब हम क्या करते हैं 36 को ऐड करते हैं तो नंबर चेंज हो जाता है। मतलब पहले वाई था वंस प्लेस पे, वो चला जाएगा टेंस प्लेस पे, और x पहले था टेंस प्लेस पे, वो चला जाएगा वंस प्लेस पे। तो देखो पहले x पाई था तो हमने लिखा 10x प्लस वाई। अब जब नंबर जब चेंज करेगा तो चेंज करने के बाद क्या बन गया, बाई एक्स बन गया। तो बाई एक्स बनेगा तो लिखेंगे ना 10 बाई प्लस एक्स, यही चीज, क्योंकि बाई मेरा टेंस प्लेस पर है और एक्स वंस प्लेस पर है। समझ में आ रहा है, बाई मेरा टेंस प्लेस पर है और एक्स वंस प्लेस पर, इसीलिए 10 बाई को हमको लिखना पड़ा। क्योंकि अगर मेरे पास कोई डिजिट होता है 36 तो हम इसको 3 प्लस 6 नहीं लिख देते हैं, इसको लिखते हैं 30 प्लस 6। 30 कहाँ से आया भाई, 30 आया 10 इंटू 3 से, क्योंकि ये जो 3 तो डिजिट है ही, लेकिन ये टेंस प्लेस पर इसे 10 से गुना कर दिए, तो डिजिट तो हम बाई को बाई छोड़ ही दिए ना, बस बाई जो है वो टेंस प्लेस पर इसलिए 10 से गुना कर दिए। समझ में आ रहा है इस चीज को। अच्छा वापस वही से अप्लाई करेंगे आपके क्वेश्चन के हिसाब से। जब हमने इस डिजिट में 36 को ऐड किया तो नंबर चेंज हो गया, मतलब बाई एक्स हो गया। तो बाई एक्स का मतलब 10 बाई प्लस एक्स। ये समझ में आया आप सभी को? अगर ये समझ में आ गया ना तो फिर नीचे का सोल्व हो गया, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, बस इसको सोल्व कर देना है, एक्स सब्स्टिट्यूट कर देना है। देखो ये समझ में आया, एक बार फिर से देख लो। हमने क्या कहा कि मान लेते हैं कोई नंबर x y है, मान लेते हैं कोई नंबर x y है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा कि जब दो नंबर को हम ऐड करते हैं तो 8 आता है, x प्लस y जोड़ते हैं तो 8 आता है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो बुक की बात। अब बुक में का स्टेटमेंट आपसे ये दिया ना कि जब नंबर में हम 36 को ऐड करते हैं तो डिजिट जो पहले जो था वो इंटरचेंज हुआ था, मतलब जो टेंस प्लेस पर था वो वंस प्लेस पर आ गया और वंस प्लेस वाला टेंस प्लेस पर चला गया। तो नंबर डिजिट इंटरचेंज करता है, ठीक है। पहले क्या था, पहले x बाई था और चेंज होकर के बाई x हो गया, मतलब बाई टेंस प्लेस पर और x वंस प्लेस पर, ठीक है, इंटरचेंज कर जाता है। तो वही हमने काम यहाँ किया, हमने x बाई को हमने 10x प्लस वाई लिखा। 10x प्लस वाई क्यों लिखा, क्योंकि हम डिजिट को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। बाई मेरा वंस प्लेस पर है और x टेंस प्लेस पर, इसीलिए 10x लिखा। आप एग्जांपल में इस चीज को देख सकते हैं। 36 को हम लिखते हैं 30 अब प्लस 6, 26 को लिखते हैं 20 प्लस 6। उस तरह से बाई एक्स को क्या लिखेंगे 10 बाई प्लस एक्स, ठीक है ना। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई। यहाँ क्या किए थे 36 जब हम जोड़ते हैं तो नंबर जो है वो चेंज हो जाता है, उलट जाता है, बाई टेंस पर आ गया और एक्स वंस पे चला गया। अगर ये चीज समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करो। 10x प्लस बाई प्लस 36 इज इक्वल टू 10 बाई प्लस एक्स। एक्स को इधर लाओ, ये हो गया 9x। एक बात बताओ ये सोल्व करना पड़ेगा क्या, आप x और y का वैल्यू नहीं निकालिएगा, x वैल्यू x और y का वैल्यू निकाल दिया आंसर चला जाएगा लास्ट में। टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, अगर नहीं बने तो वापस हम सब कीजिएगा, दोबारा बताएंगे। चलिए देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमने अभी एक बात कहा था कि इस क्वेश्चन को दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो एक्स वाई मान करना और दूसरा थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर मान लीजिए कि आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को सोल्व किए, ठीक है, एग्जाम में उस क्वेश्चन को आप सोल्व किए और आपको चेक करना है कि वो जो क्वेश्चन हम बनाए वो सही है या गलत है। तो देखिए मान लीजिए कोई दो नंबर है ये और ये, दोनों को ऐड किए तो 8 आया, ठीक है। और जब हम इसमें ऐड किए 36 तो नंबर चेंज हो जाता है। अब अपने मन से क्या करो ना, मान लीजिए डिजिट रखो यहाँ पर, मान लेते हैं हम रखते 1 और 7, तो 1 प्लस 7 8 आ गया ना। अब 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आ गया, सॉरी 7 6 13 3 3 53, नंबर चेंज नहीं ना हुआ।
अच्छा, अगर हम रखते हैं 2 6 तो 2 + 6 = 8, ये लॉजिकल है, ठीक है, कुछ लॉजिक लगाया जा रहा है। 2 + 6 करते हैं तभी तो 8 आता है। अब क्या है, जोड़ो, 6 6 12, 2 1 3 4 2 6, देखो तो 6 यहाँ चला आया, 2 यहाँ चला आया, 26 था 62 बन गया। ये सेटिस्फाई करेगा, डिजिट चेंज हो गया तो 26 हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन को इस तरह से एग्जाम में नहीं बनाना, ये मेथड पता है किस लिए है, बस आपको चेक करने के लिए कि मेरा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। अगर ऐसा बना देंगे ना तो फिर एनसीईआरटी नंबर नहीं देगा, ठीक है। हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हमेशा उस बेसिस पे जो एनसीईआरटी जो मेथड मैथ्स बनाने का जो मेथड एनसीईआरटी फॉलो करता है ना, वो मेथड से आप हमेशा एग्जाम में मैथ्स बनाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के बेसिस पर ही क्वेश्चन को सोल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास जब है 57, देखो यहाँ क्या लिखा, यस, इन ए ट्रायंगल एबीसी, अच्छा कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, लो ए बी सी, द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट्स एट ए पॉइंट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट्स एट ए पॉइंट ओ पर मिला है। यस, इफ ए इज इक्वल टू 75 डिग्री, अगर ए हमारा 75 डिग्री है तो बी ओ सी, एंगल बी ओ सी ये कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन को हम आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं ना तो उसका कैलकुलेशन आप अपने आप से कीजिए। कैलकुलेशन जोड़ घटा थोड़ी ना सिखा रहा है, आप सभी 8 क्लास के बच्चे थोड़ी आप लोग हैं। अगर फिर नहीं मानता तो पूछ लीजिए। देखिए इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इसमें देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ये समझो कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है तो आप कहेंगे 180 डिग्री, ठीक है। अगर हमसे दो ट्रायंगल स्मॉल इसे बोल दिया कि 70 इसमें 10 डिग्री या फिर 80 डिग्री, ये दिया 70 डिग्री ये दिया 80 डिग्री, तो पूछा ये कितना है, तो क्या करते हैं ये दोनों को ऐड करते हैं और 180 से माइनस करते हैं, यही करते हैं ना। मतलब वो दो ट्रायंगल दिया, सॉरी तो को दो एंगल दिया तो दोनों को जोड़कर टोटल से माइनस कर देते तो थर्ड निकल जाता, यही ना। लेकिन अगर आपसे ये कहा कि एक एंगल दिए है और दो एंगल फाइंड कर, तो कभी निकल पाएगा, कभी निकल पाएगा। आपसे ये कहा कि ऊपर का डिग्री 60 डिग्री है तो नीचे दोनों कितना होगा, ये कभी नहीं निकल सकता है। हाँ अनलेस ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तब, अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तब इसका वैल्यू निकल पाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड और दो एंगल इक्वल होता है ना, तो दोनों एंगल इक्वल है। तो अगर इसको x और इसको x मान लेंगे तो दोनों इक्वल है तो x मान लो, 2x = 180 माइनस 60, 2x = 120। ये मत पूछना 180 माइनस 60 कैसे आ गया, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 180 से घटा रहे हैं इसको, तब ना दोनों निकलेगा। x = 120/2 60 डिग्री, मतलब 60। देखो अगर इतना बात समझ में आ गया हो तो यहाँ क्या दिया है ना, एक एंगल दिया है, नीचे का दो एंगल नहीं दिया है, तो हम एक एक करके दोनों का नहीं निकाल पाएंगे। निकालने का एक ही तरीका है, वो ये है ना कि हमको एंगल ऐड करके चलना पड़ेगा, एंगल बी और सी प्लस करके चलना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। जैसे देखिए गौर से देखिएगा, हम लिख सकते हैं ना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी = 180 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ एंगल ए का वैल्यू कितना दिया है 75 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी = कितना 180। अगर हमसे पूछे एंगल बी प्लस एंगल सी = 180 - 75 डिग्री = 105 डिग्री, 105
105 डिग्री आ गया, 105 डिग्री आ गया। अच्छा अब देखो एंगल बी प्लस एंगल सी दोनों, ये बड़ा वाला, इस दोनों का सम कितना आया 105 डिग्री। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो BO और CO है ना, ये दोनों एंगल का बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर मतलब अगर OB एंगल बाइसेक्टर है तो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एंगल बाइसेक्टर इसको कहते हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मींस अगर ये एंगल है और ये इसका बाइसेक्टर है तो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, इसको भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो देखो अगर हम इसका आधा निकाल दें तो ये निकल लेगा, बड़े वाले का आधा ये होगा क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, इस बड़े वाले का आधा ये होगा ना, तो हम लिख सकते हैं हाफ BC हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल C। इस दोनों का आधा निकालेंगे तो कितना आएगा 105/2 होगा, क्योंकि आधा निकालना है ना। ये दोनों का जोड़ के बड़ा वाला 105 आया, तो दोनों का आधा मतलब कितना, दोनों का आधा, इसका आधा इतना, इसका आधा इतना, तो दोनों तरफ हम आधा करें हाफ हाफ, तो इसको भी हाफ से डिवाइड करो, इसको भी हाफ से डिवाइड करो। समझ आ रहा है? हम दोनों तरफ से क्या किए, हाफ हाफ कर दिए, तो इधर भी हाफ किए तो इधर भी हाफ करना पड़ेगा। आप इसको 105/2 लिखिए या इंटू 1/2 लिखिए, दोनों सेम ही है ना। अच्छा अब इसको डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 52.5 डिग्री। ये कितना आया 52.5 डिग्री, मतलब ये एंगल और प्लस ये एंगल, ये दोनों को जोड़ के कितना आया 52.5 डिग्री। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों को ऐड करके 52.5 डिग्री आया तो ये नहीं निकलेगा 180। अच्छा यहाँ तो समझ आ गया है, इसके बाद चलते हैं। ये हमने क्या किया था, इन ट्रायंगल ABC, हम ट्रायंगल ABC में काम किए थे अभी, ठीक है। थोड़ा सा मिटा है ऊपर का चीज। देखो हम अब चलते हैं इन ट्रायंगल BOC, हम BOC में चलते हैं। तो BOC में एंगल OCB प्लस एंगल CBO प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों छोटा वाला ट्रायंगल का, तीनों एंगल का मिला के 180 डिग्री होगा ना। अच्छा अब देखो एंगल OCB कहाँ है, OCB, CBO कहाँ है, CBO, मतलब ये एंगल और ये एंगल। देखो तो ये दोनों एंगल का वैल्यू, एंगल हाफ एंगल B एंगल C है। हम क्या बोल रहे हैं गौर से सुनो, ये बड़ा वाला एंगल का आधा ये एंगल है ना, तो यही ना है CBO, ये बड़ा वाला एंगल का आधा ये एंगल है, छोटा वाला यही ना एंगल है OCB। ये दोनों का वैल्यू जोड़ के हम कितना लाए हैं, 52.5 लिखा हुआ है, प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल BOC कितना हो जाएगा 180 माइनस 52.5 डिग्री, घटा के आंसर ला दो। अगर आंसर आ रहा तो ठीक है, अगर आंसर नहीं आ रहा है वो आंसर गलत है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास डाउट है ना, वो एक बच्चे ने पूछा कि रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ना आपको सबसे बेस्ट बताया था कि आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। जैसे हमसे बोला 2/3, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना 2 से, इसको 0 पॉइंट, ये 0 हो गया। ये रेडियो में चला गया डेसिमल में। अगर मान लीजिए आपसे पूछा कि 15/2 या 5/2, ये रेशनल नंबर है ना 5/2, इसको हम डेसिमल कन्वर्ट क्या करेंगे, राइट भाग डिवाइड कर दो, सिर्फ डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए 2 2 जा
2.5 आंसर। डेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सीधा डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आई होप आपको पता हो गया होगा। नंबर दे करके डरना नहीं है, नंबर से डर लगता है किसी किसी को। उसके बाद एक बच्चे ने उसी बच्चे ने और पूछा था उल्टा, डेसिमल को हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पूरा क्लास बताया हुआ है कि डेसिमल अगर मेरा नॉन रेकरिंग रहेगा, रेकरिंग डेसिमल में नहीं होगा। अगर नहीं हो जैसे मान लीजिए कि 0 पॉइंट जैसे लिखा हुआ है 0.25, इसमें रेकरिंग कहीं है क्या, नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, सीधा पॉइंट हटा, नीचे 1 2 डिजिट 2 0, 25 4 जा 100 1/4। अगर नॉन रेकरिंग हो तो सीधा डिवाइड कर दो। अगर रेकरिंग में रहे, अगर ये फ्रैक्शन हमारा डेसिमल रेकरिंग में रहेगा तो इसमें हमने बताया था दो तरह का रेकरिंग होता है, एक होता है प्योर और एक होता है मिक्स्ड। रेकरिंग में देखो, अगर नॉन रेकरिंग होगा डेसिमल तो फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सीधा आप ऊपर नीचे रखो, उसको सिंपलीफाई कर दो, ठीक है। लेकिन अगर ये डेसिमल रेकरिंग में रहेगा, जैसे आपसे मान लीजिए पूछा जैसे 0.66 इसके पर रेकरिंग, तो ये रेकरिंग है इसका, ठीक है। तो रेकरिंग दो तरीका का होता है, हमने बताया है। एक होता है प्योर, जिसमें नॉन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा 0.6 पे रेकरिंग, 0.3 पे रेकरिंग, इसमें नॉन रिपीटिंग नहीं है कहीं, सारा का सारा डिजिट जीरो के बाद डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। 0.3 4 7 के तीनों का रेकरिंग। मिक्स मीन्स होता है कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा 0.4 ये क्या है, इसमें देखिए एक डिजिट पे रेकरिंग नहीं है और दो डिजिट पे है, इस पे रेकरिंग नहीं है, इस दोनों पे है, तो ये नॉन रिपीटिंग है और ये रिपीटिंग है। तो यहाँ नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, ये दोनों इसमें नॉन रिपीटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, तो ये भी इसमें चला गया। यहाँ सिर्फ रिपीटिंग है, सारा का सारा डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये प्योर में है। आप प्योर को रेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड को रेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वीडियो अपलोड है, आप लास्ट पार्ट जो वीडियो का अपलोड हुआ ना सबसे रिसेंट, उसमें आप जाकर देखिए, ठीक है। इनसे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो वापस उसी चीज को पढ़ाने में वापस 50 मिनट लग जाएगा। नेक्स्ट डाउट है टू कन्वर्ट रेशनल नंबर्स अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। इस सारा जो डाउट जो है ना वो एक्सरसाइज 2.I का है। इसके पहले जो भी बताए कन्वर्टिंग द फुल रेशनल नंबर, मान लीजिए कि 1 2/5 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल, कुछ नहीं सीधा भाग दो 2 में, चलो कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल, 21/25, इसको भी डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना, सीधा डिवाइड कर देना है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, 1 from 1/7, 1 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ डेसिमल देंगे तो 10, देखिए ये क्या है 1 4 2 8 5 7 पे रेकरिंग, ये आया इसका आंसर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा ना आप 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, लेकिन बुक में इसका जो बनाओगे ना तुम तो सारा का आंसर रेकरिंग में चला जाएगा, तो आप रेकरिंग में ही ला दीजिए, ठीक है। इसका पूछा हुआ तो मत चाहिए, आपका बुक थोड़ा सा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। ओके, उसके बाद का जो हमारा डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्टिंग द फॉलोइंग
डेसिमल इनटू रेशनल नंबर 0.6 पे लिख दिए। देखो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये मिक्स्ड रेकनिंग है या फिर प्योर रेकनिंग है। मिक्स्ड है या प्योर है? तो आप कहेंगे सर इसमें सिर्फ रिपीटिंग वाला है, नॉन रिपीटिंग नहीं है, तो ये कौन सा प्योर है, मिलावट नहीं है इसमें, ठीक है ना, प्योर। देखो अब प्योर है तो क्या करेंगे, लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.6, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद सॉरी लेट x भी 6 6 6 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। 10 से क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक जीरो वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर होता 0.57 दोनों पर देखेंगे तो यहाँ दो डिजिट रिपीट हो रहा था, इसको ऐसे लिखते हैं 57 57 57 57 डॉट डॉट, मतलब दो दो डिजिट रिपीट हो रहा था, तो दो मतलब 100 से गुणा करते, ठीक है। लेकिन यहाँ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब मल्टीप्लाई क्या होगा, 10x 10 इंटू 10x और 0 इंटू, देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो एक डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, ठीक है ना, 6.6666 डॉट 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 डॉट, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको 2 मानो। अब घटाओ, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, दो में से एक घटा दो, तो 10x इक्वल टू 6.666 डॉट 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 और x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, घटाएंगे जब हम तो 10x 6 दिया 9x, सॉरी 6 में से 0 गया 6, डेसिमल डेसिमल खत्म, 6 6 6 6 घट घट के सब खत्म। यहाँ क्या आ गया, x 9x इज इक्वल टू 6, तो इसको लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू 6/9, इसको सिंपलीफाई कर दो, ये हो जाएगा 3 2 6 3 3 9, तो यहाँ क्या आ गया x इज इक्वल टू 2/3, मतलब इसका वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6, पहले का वैल्यू क्या है 2/3। आप ऐसे ही सारे को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद और कोई डाउट नहीं है, आई होप आप सभी को ये सारा क्लास समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, उसको सोल्व करके हम भेज देंगे, ठीक है। देखिए आप जो भी बच्चे होमवर्क बना रहे हैं, चाहे वो डाउट पूछ रहे हैं, तो उससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट है, और जो भी डाउट नहीं पूछ रहे या फिर ग्रुप में एक्टिव नहीं है, उनको बस एक ही मैसेज देना चाहते हैं, दैट इज जैसे हमने पहले ही कहा था, यू आर किकिंग योर ओन फीट। थैंक यू, गुड लक। आप चाहे तो नेक्स्ट क्लास में ये नेक्स्ट चैप्टर आप स्टार्ट कर सकते हैं बनाना। हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे फ्रॉम शायद 1 या 2 दिन में, 1 या 2 दिन के बाद हम न्यू चैप्टर में जंप करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड लक, बाय।